हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन एंड सीड डेवलपमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन से। फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें तो फार्म मैकेनाइजेशन होता क्या है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जो एग्रीकल्चर का काम होता था ना, वो सारा काम हाथों से होता था। जैसे कि खेत को जोतने का काम हो गया, हल चलाने का काम, वो सारे का सारा काम मैनुअल लेबर से किया जाता था, हाथों से किया जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में इंडिया में बेटर इक्विपमेंट्स लाने की ज़रूरत है, नई मशीनरी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम नई मशीनरी को ऐड कर रहे हैं, जो नई मशीनरी ला रहे हैं, लाइक ट्रैक्टर हो गया या कंबाइन मशीन्स वगैरह, जो भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। तो फार्म मैकेनाइजेशन की इंडिया में ज़रूरत क्यों है? सो दैट कि इंडिया में फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो हार्ड वर्क है उसको हम थोड़ा कम कर सके, लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको हम इम्प्रूव कर सके और लेबर को कम कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, टाइम को सेव कर सके, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सके, वेस्टेज कम कर सके, लेबर कॉस्ट पे जो खर्चा पहले आता है उस खर्चे को थोड़ा कम कर सके। जितना भी एग्रीकल्चर में एक क्रॉप को ग्रो करने में खर्चा आता है, उस खर्चे को थोड़ा कम करने के लिए हमें इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन लाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में नए मेथड्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला इसका रीज़न क्या है? इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर है ना, लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स की शॉर्टेज आ रही है। शॉर्टेज क्यों आ रही है? क्योंकि इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर में लेबर करने की बजाय आजकल जो लोग हैं ना रूरल एरिया के, वो प्रेफर करते हैं कि वो अर्बन एरिया में, शहरों में जाकर वहां पे किसी फैक्ट्री में काम कर ले। एक तो इसका रीजन ये है कि आजकल हमारे यहाँ पे इंडिया में सर्विस सेक्टर भी ग्रो हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो उसके लिए हमें जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, नॉन फार्म एक्टिविटीज है, वहां पे भी हमें लेबर की जरूरत है। तो ये जो लेबर है ये रूरल एरिया से शिफ्ट हो रही है अर्बन एरिया की तरफ। अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है तो रूरल एरिया में अब लेबर की कमी पड़ रही है, रूरल एरिया में लेबर कम हो रही है। तो हमें जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन लाने की, सो दैट कि लेबर की जगह हम सारा काम मशीनरी से करें, ट्रैक्टर से करें। क्योंकि जो हल जोतने का काम पहले 5 6 7 लोग करते थे, वो एक ट्रैक्टर में एक बंदा सारा काम कर देगा और उसमें टाइम भी कम लगेगा और लेबर भी कम लगेगी, राइट। तो इसीलिए अब फार्म सेक्टर में हमारे मैकेनाइजेशन लाने की जरूरत है। सेकेंडली, इंडियन एग्रीकल्चर में फीमेल वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। अब ये जो फीमेल वर्कफोर्स है ना, ये जो फार्मिंग की जो प्रोसेसिंग स्टेज होती है उसमें जो काम होते हैं वो तो कर लेगी अच्छे से, लेकिन जो हार्ड वर्क वाला काम होता है, जैसे खेत को जोतने का काम हो गया, हल चलाने का काम हो गया, मैनुअली जो काम होते हैं, तो वो काम करने के लिए जो फीमेल वर्कफोर्स है वो एबल नहीं है। इसीलिए अगर हम फार्म मैकेनाइजेशन लाएंगे, जैसे ट्रैक्टर से सारे खेत को जोतना है, ट्रैक्टर से हल चलाना है, तो वो काम फीमेल कर सकती है। जैसे ट्रैक्टर के पे बैठकर ट्रैक्टर चलाया और पूरे का पूरा खेत जो है उसको जोत दिया, तो ये काम फीमेल के लिए आसान भी होगा और इजीली कर भी लेगी। इससे क्या होगा? इससे एक तो हार्डवर्क कम होगा, दूसरा फीमेल की सेफ्टी और कंफर्ट दोनों ही बना रहेगा। तो इससे क्या है, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से में नई नई टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, राइट। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड है एग्रीकल्चरल मशीनरीज जो है ना उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चरल मशीनरी को इफेक्टिवली यूज करेंगे ना, उससे हम क्रॉप्स की क्विक रोटेशन कर सकते हैं। क्विक रोटेशन कैसे कर सकते हैं? अब देखो, जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है, हार्वेस्टिंग का काम होता है, तो अगर हम हार्वेस्टिंग मैनुअल लेबर से करेंगे तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे राइस हो गया या व्हीट की क्रॉप है, तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, अगर हम मैनुअली हार्वेस्ट करने लगेंगे तो उससे महीने लग जाते हैं, 1 1.5 2 महीना लग जाता है हार्वेस्टिंग से। अगर वही हार्वेस्टिंग का काम हम किसी मशीन से करेंगे, कंबाइन से करेंगे, तो उससे क्या है, एक ही दिन में कितने सारे खेतों की हार्वेस्टिंग
हो जाएगी कंबाइन से। तो इससे क्या है, वो जो हमारा टाइम बचता है ना हार्वेस्टिंग वाला और सोइंग वाला, क्योंकि सोइंग के टाइम पे भी अगर हम मशीन से सोइंग करेंगे तो एक ही दिन में कितने एकड़ जो खेत होते हैं उनकी हम सोइंग कर सकते हैं। तो इससे वो जो टाइम सेव होता है, उस टाइम पीरियड में हम और भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को सेम ही जो जमीन होती है उस जमीन में ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो इम्प्रूव होएगी और जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो कमर्शियली मोर वायबल हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, अब जो फार्म मैकेनाइजेशन होता है, फार्म मैकेनाइजेशन रिसेंट टाइम में अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। पहले मैनुअल लेबर से ज़्यादा काम होता था, मशीनरी से काम कम होता था, लेकिन आज की डेट में मशीनरी से काम ज़्यादा हो रहा है, मैनुअल लेबर से कम हो रहा है। तो इंडिया में जो फार्म मैकेनाइजेशन हुई है वो 45% हो चुकी है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% काम होता है वो मशीनरी से होता है और बाकी का जो 55% वो मैनुअल लेबर करती है, राइट। वहीं लेकिन अगर हम बाकी की कंट्रीज से कंपेयर करें ना, यूरोप की कंट्रीज हो गई या अमेरिका की कंट्रीज हो गई, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे जो फार्म मैकेनाइजेशन है बहुत कम है। क्योंकि यूएसए की बात करें तो यूएसए में फार्म मैकेनाइजेशन है 95%, वहीं पे ब्राजील में फार्म मैकेनाइजेशन हुआ है 75%, चाइना में है 57%। इसके अलावा इंडिया में इंटरनेशनल डिस्पैरिटीज भी है। इंटरनेशनल डिस्पैरिटीज कैसे है कि इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स में जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो अलग अलग है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो ज्यादा हुआ है। जैसे कि आप नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात कर लो तो यहाँ पे मशीनरी काफी यूज होती है फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जो बाकी की स्टेट्स है वहां पे इतना ज्यादा फार्म मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है वहां की बात कर लो, वहां पे ज्यादातर जो काम होता है वो मैनुअल लेबर से ही होता है। तो फार्म मैकेनाइजेशन में हमारे इंडिया में इंटरनेशनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर इंडस्ट्री और फार्म मैकेनाइजेशन की, तो इन दोनों की अगर हम पिछले कुछ सालों की एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 2016-17 में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री और फार्म मैकेनाइजेशन की जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 10%। वही 2017-18 में इसकी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 7.53%। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ना ये डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है? अब देखो, एक तो है हमारे इंडिया में क्या है, स्मॉल होल्डिंग्स है, छोटे छोटे खेत हैं। अब किसी के पास 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम जमीन है तो वहां पे वो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, या और जितने भी जो पावर टिलर्स वगैरह होते हैं उनको अफोर्ड फार्मर नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या है, मैनुअल लेबर ही यूज होएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री और फार्म मैकेनाइजेशन का ग्रोथ रेट है वो कम नजर आ रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ पे फार्मर्स गरीब है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। छोटी छोटी स्मॉल होल्डिंग्स है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ट्रैक्टर को या किसी और मशीनरी को अफोर्ड कर पाए। और हमारे जो फार्मर्स है उनमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, जिसके चलते हुए हमारे यहाँ पे जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो बहुत ही स्लोली हो रहा है, इतना तेज नहीं हो रहा। लेकिन 2014-15 के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के सब मिशन के अंडर, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है ये लॉन्च हुआ था 2014-15 में। तो इसके एक सब मिशन के अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला गया है कि वो जो फार्मर्स है, फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, फार्मर्स को असिस्टेंस दे एग्रीकल्चर मशीनरीज को बाय करने के लिए। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स सेटअप किए जाए सो दैट कि फार्मर्स जो है वो मशीन्स को यूज़ कर पाए, ट्रैक्टर वगैरह को यूज़ कर पाए। कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या होते हैं? कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी एग्रीकल्चर के लिए मशीनरीज की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे जो फार्मर को जैसे ट्रैक्टर की जरूरत है, कोई स्मॉल होल्डिंग है, किसी के पास 1-2 एकड़ जमीन है, वो खुद का ट्रैक्टर तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कस्टम हायरिंग सेंटर के पास जाएगा, यहाँ से रेंट पे ट्रैक्टर ले लेगा और उससे अपना जितना भी उसका खेत है 1 एकड़ 2 एकड़ का, तो वहां पे अपना जो भी काम है ट्रैक्टर का वो काम करेगा और उसके बाद ट्रैक्टर कस्टम हायरिंग सेंटर को वापस कर देगा। तो एक तरह से जैसे रेंट पे हम चीजें लेते हैं वही काम होता है कस्टम हायरिंग सेंटर्स का।
तो यहाँ पे लेटेस्ट एग्रीकल्चरल मशीनरीज को प्रमोट किया गया है, लाइक लेजर लेवलर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर वीडर। तो ये सारी जो मशीनरी है इसको प्रमोट किया कर रही है स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से स्कीम्स चलाई हुई है। जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू होता है, जो स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं, क्रॉप रेजिड्यू को, जो स्टबल बर्निंग है उसको कम करने के लिए जो हमारी सरकार है उसके लिए भी नई नई टेक्निक्स ला रही है। क्योंकि अब होता क्या है, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली वाला जो एरिया है, यहाँ पे स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टबल बर्निंग से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, एग्रीकल्चरल मशीन्स ला रही है, नए नए इक्विपमेंट्स ला रही है, सो दैट कि स्टबल बर्निंग को रोका जा सके। अब होता क्या है, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है ना, अगर हम उसी क्रॉप रेजिड्यू को सॉइल में मिक्सअप कर दें तो उससे क्या होगा, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी नहीं होएगा। अगर हम वही क्रॉप रेजिड्यू को जला देते हैं तो उससे पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है और सॉइल की फर्टिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट आता नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो सरकार है वो स्टबल बर्निंग को लेकर अब जो है नए नए स्टेप्स ला रही है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार इंडिविजुअल फार्मर को जो एग्रीकल्चरल मशीन्स इक्विपमेंट्स है वो 50% सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो कस्टमर हायरिंग सेंटर्स हैं उनको 80% सब्सिडी पे जो एग्रीकल्चरल मशीन्स इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रही है, राइट। इसके अलावा फार्म पावर की बात करें, फार्म पावर की अवेलेबिलिटी की, जो फार्म पावर की अवेलेबिलिटी है इसको भी बढ़ाने की बात करी गई है। अब के लिए प्रेजेंटली जो फार्म पावर है वो है 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर है, इसको बढ़ाकर 4 किलोवाट पर हेक्टेयर 2030 तक करने की बात करी गई है, सो दैट कि जो हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को हम कॉप अप कर सके, उस डिमांड को हम फुलफिल कर सके। अब देखो पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड अगर बढ़ रही है तो उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फार्म पावर को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बेसिक इनपुट यूनिट होता है ना, वो होता है हमारा सीड। क्योंकि जो क्रॉप है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है सीड की क्वालिटी पे। 20 to 25% जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है सीड की क्वालिटी पे। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी उसके साथ ही। तो इसीलिए हमें इंडिया में जो बेस्ट क्वालिटी सीड्स है उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, बेस्ट क्वालिटी सीड्स को इंडिया में प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो क्वालिटी सीड्स है इनको अडॉप्ट करने के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर रिसर्च इनपुट्स नहीं है, सो दैट कि जो हम नए सीड्स की डेवलपमेंट में कोई रिसर्च कर पाएँ, स्पेशली नए सीड्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे कोई रिसर्च इनपुट्स ही नहीं है, सीड्स को लेकर कोई रिसर्च ही नहीं हो रही, तो हम क्वालिटी सीड्स को कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्वालिटी सीड्स कैसे लाएंगे। दूसरा, अर्ली राइपनिंग एंड रेजिस्टेंट वैरायटीज हमारे पास नहीं है, जो कि हमारे पास लाने की ज़रूरत है, जो कि क्वालिटी सीड्स में आती है। रेजिस्टेंट वैरायटीज मींस जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, मॉइस्चर वेरिएशन रेजिस्टेंट हो। पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी सीड की वैरायटीज जिसको कि कोई पेस्ट का अटैक ना हो, जिसमें कोई पेस्ट अटैक ना करे। मॉइस्चर वेरिएशंस मींस कि ऐसा ना हो कि किसी साल ज्यादा बारिश हुई है या कम बारिश हुई है तो उससे पूरी की पूरी क्रॉप ही खराब हो जाए। तो सीड की ऐसी वैरायटीज लाने की जरूरत है जिन पे ना तो कोई पेस्ट का अटैक हो और ना ही कोई ज्यादा कम रेनफॉल का उस पे कोई ज्यादा इफेक्ट हो। अर्ली राइपनिंग वाली वैरायटीज लाने की जरूरत है जो कि जल्दी से राइप हो जाए, सो दैट कि हम मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सके सेम पीस ऑफ लैंड पे। हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो क्वालिटी सीड्स है भी, वैसे तो हमारे पास क्वालिटी सीड्स की शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स। वैसे तो हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी सीड्स है ही नहीं है। जो क्वालिटी सीड्स है भी तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा होने के चलते हुए हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्वालिटी सीड्स को। दूसरा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की अडॉप्शन को लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिनको कि सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, इमीडिएट अटेंशन करने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से इश्यूज है, एक एक करके इनको हम देखते हैं। फर्स्ट आता है अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज। अफोर्डेबिलिटी का इशू क्या है?
जो हमारे फार्मर्स है ना वो प्रेफर करते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज ऑफ सीड्स को। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज कौन सी होती है कि हमने सीड ग्रो किया, कोई खेत है, खेत में हमने सीड ग्रो किया, ठीक है। अब ये जो सीड है जब बड़ा होएगा, इससे जब क्रॉप बनेगी तो उसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद उसी में से ही नया सीड तैयार किया जाता है और उसी सीड को फिर नेक्स्ट ईयर ग्रो किया जाता है। इसको बोलते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज ऑफ सीड्स। तो हमारे फार्मर्स ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज को प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। क्यों? क्योंकि जो हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटीज है ना, ये वैरायटीज हर साल जो फार्मर है उसको मार्केट से बाय करनी पड़ती है। हार्वेस्टिंग के बाद उसी से ही जो सीड है वो नहीं मिलता। अब एक तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स है वो बहुत ही कॉस्टली है, दूसरा फार्मर को हर साल उस सीड को दोबारा मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हर साल वो मार्केट में जाकर हाई यील्डिंग वैरायटी के महंगे महंगे सीड्स खरीद पाए। तो अफोर्डेबिलिटी का यहाँ पे एक इशू आ रहा है जिसको कि सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। सेकंड, अवेलेबिलिटी का इशू है। क्वालिटी सीड्स की वैसे ही हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है। अब हमारे यहाँ पे एक तो क्वालिटी सीड्स की शॉर्टेज है, दूसरे यहाँ पे नॉन सर्टिफाइड सीड्स भी आ रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पे दोनों के सेक्टर ही, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, दोनों को अब यहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो सीड है ना, सीड की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और जो सर्टिफाइड सीड्स है, सर्टिफाइड की सीड्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट की जो क्वालिटी सीड्स है वो हर किसी को अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो पाए। फिर नेक्स्ट इशू आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करी गई थी हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स फॉर पैडी एंड वीट्स। हमारे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज आई थी ना वो राइस एंड वीट क्रॉप्स के लिए ही हाई यील्डिंग वैरायटीज जो उस टाइम पे तैयार करी गई थी। अब उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उस टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज तैयार कर दी, लेकिन उसके बाद कोई भी रिसर्च या जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई काम हुआ ही नहीं सीड्स की डेवलपमेंट को लेकर। तो अब जरूरत है हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की। जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही है इसी का ही एक सेकेंड राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, सो दैट कि हम अपनी जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स है राइस एंड व्हीट के फील्ड में तो आई हैं, इसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बाकी के सेगमेंट्स है उसको भी कवर किया जा सके, लाइक पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कॉटन हो गया। तो यहाँ पे भी हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स लाने की जरूरत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड सीड्स, इनको लेकर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है कि बहुत महंगे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स के सीड्स आते हैं। दूसरा, इसको लेकर बहुत सारे इन्वायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। इसका फूड चेन को रिस्क हो रहा है। रिस्क कैसे है कि क्योंकि इससे डिजीजेस स्प्रेड होती है। अब डिजीज स्प्रेड होएगी तो इससे क्या है, पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे दिक्कत आती है। फ्लावर्स की क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होएगी तो उससे क्या है, पूरी की पूरी जो हमारी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो इश्यूज है ना, इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।